गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बर्डिंग टीचर्स गाइड। बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा का पार्ट 2 सांवले सपनों की याद पढ़ेंगे। तो बच्चों, सांवले सपनों की याद जो है ये एक संस्मरण है जो डायरी शैली में लिखा गया है। संस्मरण हो गया किसी के याद में लिखा हुआ लेख। डायरी शैली हो गई कि जब कोई भी व्यक्ति अपने सोच के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार या अपने अनुभवों के अनुसार जिसको लिखता है ना, उसको हम डायरी शैली कहते हैं। तो इसके जो सांवले सपनों की याद जो हैं, इसके लेखक जाबिर हुसैन जी हैं। तो हम थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय पढ़ लेते हैं जाबिर हुसैन का। तो जाबिर हुसैन का जन्म जो था वो 1945 में बिहार में हुआ था और अंग्रेजी भाषा में एवं साहित्य के ये प्राध्यापक थे। फिर उसके बाद आपने बताना है कि इन्होंने 1977 मतलब 1977 में ये बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। फिर उसके बाद ये मंत्री बने और 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति भी रह चुके हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। जाबिर हुसैन हिंदी में भी लिखते थे, उर्दू में भी लिखते थे और इंग्लिश में भी लिखते थे। और उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, इनकी कुछ हिंदी रचनाओं के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो इनकी हिंदी रचनाओं के नाम दिए हुए हैं: डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा एक नदी रेत भरी प्रमुख हैं। ये इनकी कुछ हिंदी की रचनाओं के नाम हैं। और अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आप आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। तो यहाँ पे जैसे कि ये राजनीति से संबंध रखते थे और समाज से संबंध रखते थे, तो इन्होंने जो समाज में जो इनको समाज और राजनीतिक से जो इनके जीवन के जो अनुभव थे, एक्सपीरियंस थे, उनके आधार पर इन्होंने मनुष्य के संघर्षों का वर्णन इन्होंने अपने साहित्य में किया हुआ है। और इन्होंने क्या किया हुआ है, डायरी शैली को अपनाया गया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डायरी शैली वो होता है जहाँ पर जो एक लेखक होता है वो अपने विचारों को, अपनी सोच को और अपने अनुभवों को मद्देनजर रखते हुए जब वो लिखता है तो उसे हम डायरी शैली ही कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सांवले सपनों की याद क्या है। तो प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। संस्मरण मैंने आपको बताया किसी की याद में लिखा हुआ लेख। तो ये पाठ कब लिखा गया है? जून में। लेकिन कब? 1987 मतलब 1987 में लिखा गया है। और ये किसकी मृत्यु के बाद लिखा हुआ है? पक्षी विज्ञानी, जो एक पक्षी विज्ञानी थे, ठीक है, पक्षी विज्ञानी थे सालिम अली, उनकी मृत्यु के तुरंत बाद ये डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों के याद के रूप में व्यक्त किया है। मतलब सालिम अली की जब मृत्यु हुई थी उससे जो उनको दुख हुआ था, तो उस दुख को उन्होंने सांवले सपनों की याद में व्यक्त किया है। उस दुख को सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका जीवन चित्रण प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। यहाँ पे इसमें क्या गया है कि लेखक ने क्या किया है, जो सालिम अली का जो व्यक्तित्व है ना, उनकी जो मतलब उनकी लाइफ के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताया हुआ है। ठीक है, तो पढ़ते हैं, इसको शुरू करते हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मतलब भीड़ मौत की खामोश वादी मतलब घाटी की तरफ अग्रसर आगे की ओर बढ़ रही है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव। यहाँ पे उस समय का वर्णन किया गया है जब सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है और उनकी मतलब अंतिम यात्रा है, मतलब उनकी शव यात्रा निकाली गई है। उस समय का वर्णन किया हुआ है कि इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। हुजूम भीड़, ठीक है, तो इस भीड़ में सबसे आगे कौन चल रहा है? सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। ठीक है, लेकिन ये सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का ये आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो हुजूम भीड़ बहुत सारी भीड़ चल रही है और उसमें सबसे आगे चल रहे हैं सालिम अली, क्योंकि उनकी शव यात्रा है। मैंने आपको पहले बताया कि ये सालिम अली की मृत्यु के बारे में यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया गया है कि सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है और अब उनकी शव यात्रा निकाली हुई है। तो वो क्या कर रहे हैं, सबसे आगे आगे चल रहे हैं और उनके पीछे पीछे बहुत बड़ी भीड़
ठीक है, झुंड, लोगों का झुंड जो है वो चल रहा है। और लेखक कह रहे हैं कि उनका ये पलायन मतलब वो इस तरह से यहाँ से जा चुके हैं जैसे कोई वन पक्षी, जैसे कोई जंगल का पक्षी क्या होता है, प्रकृति में विलीन हो जाता है, प्रकृति में ही मिल जाता है। तो उसी तरह से जो सालिम अली हैं उनकी ज़िंदगी का वह भी क्या है, एक पक्षी की तरह, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे एक पक्षी अपनी ज़िंदगी का आखिरी गीत गाकर क्या हो जाता है, मौत की गोद में सो जाता है, उसी तरह ही सालिम अली भी अब क्या हो गए हैं, मौत की गोद में सो चुके हैं। कोई अपनी जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। तो यहाँ पे सालिम अली के बारे में लेखक ने बोला है कि कोई अगर अपने शरीर की गर्मी या दिल की धड़कन भी देकर अगर उसे सलीम अली को जीवित करना चाहे तो वो अब ऐसा नहीं हो सकता, वो अब जीवित नहीं हो सकते। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, ये उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारे भी यहाँ पे झरने होंगे को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का स्रोत महसूस कर सकता है। तो यहाँ पे बताया है कि कुछ साल पहले सालिम अली ने खुद कहा था कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, पक्षियों को एक आदमी की नज़र से देखते हैं और ये उनकी भूल है। ये उनकी कैसे भूल है कि उसी तरह की भूल है जैसे एक इंसान जो है वो जंगलों को, पहाड़ों को, झरनों को प्रकृति की नज़र से नहीं देखता है बल्कि एक आदमी की नज़र से देखता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि ये लोगों की एक भूल है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सलीम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची होगी। यहाँ पे लेखक ने यहाँ पे श्री कृष्ण के समय का वर्णन किया हुआ है कि पता नहीं इतिहास, हिस्ट्री में मतलब बोल रहे हैं कि कब श्री कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची होगी। हमें तो नहीं पता, हम तो क्या कर रहे हैं, हमने तो नहीं देखा ना, हम तो सिर्फ ये क्या करते हैं, सुनते आ रहे हैं ये सब कुछ। और शौक मतलब चंचल गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। यहाँ पे कृष्ण की बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि न जाने कब वृंदावन में श्री कृष्ण ने रासलीला रची होगी और गोपियों से उन्होंने क्या किया होगा, शरारतें की होंगी, और ना जाने कब उन्होंने माखन से जो भरे बर्तन फोड़े होंगे और कब दूध दही से उसने अपने मुंह भरे होंगे, मतलब कब दूध दही उन्होंने खाया होगा, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया होगा, कि कब उन्होंने इसमें बगीचे में जाके, वाटिका में जाके छोटे छोटे पेड़ जो है उनके लेकिन घने घने पेड़ों की छांव में उन्होंने आराम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। यहाँ पे वह कह रहे हैं कि ना जाने कब उन्होंने, क्योंकि उनकी बांसुरी जो थी, उनकी बांसुरी की धुन क्या थी, बहुत ही मधुर थी, और उनकी बांसुरी की धुन को सुनकर क्या होता था, सभी जो थे, चाहे वो पक्षी होते थे, चाहे वो जानवर होते थे, चाहे मनुष्य होते थे, सभी उनकी बांसुरी की धुन को सुनकर मदहोश हो जाते थे। तो वही बोल रहे हैं कि ना जाने ऐसी इतनी मधुर बंसी उन्होंने कब बजाई थी, पता नहीं कब वृंदावन की सारी दुनिया संगीत में हो गई थी, पता नहीं ये सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता ये सब कब हुआ होगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आज भी वृंदावन में जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये घटनाएं जो हैं बिल्कुल सच्ची घटनाएं हैं। जब वो वृंदावन में नदी के किनारे जाता है और वहाँ के सामने पानी को देखता है तो उसको ये सारी घटनाएं जो हैं वो स्मरण हो जाती हैं, मतलब उसको याद आ जाती हैं। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों के उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? यहाँ पे लेखक जो हैं वो यही बोल रहे हैं कि अगर हम आज भी वृंदावन में चले जाएं तो हमें ये सब कुछ देखने को ऐसे लगता है कि ये सब कुछ जो है सच्ची घटनाएं हैं और हमारे सामने ही हो रही हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर नदी के किनारे जब मतलब सुबह सूरज निकलने से पहले यदि
नदी के किनारे कोई चला जाता है तो उस भरी भीड़ को देखकर ऐसा लगता है कि न जाने कब श्री कृष्ण जो है उस भीड़ को चीर कर आएंगे और बंसी बजाएंगे और सबके कदम जो है थम जाएंगे। और जब शाम का सूरज ढलने लगता है तो उससे पहले जब वाटिका का माली जो होता है सैलानियों को जब वो बोलता है कुछ भी बोलता है, उनको हिदायत देगा तो ऐसे लगता है कि सब कुछ क्षणों में ही मतलब ऐसा लगता है कि बस कुछ ही पलों में श्री कृष्ण कहीं से आएंगे और अपने संगीत का जादू जो है पूरी वाटिका में जो है संगीत का माहौल बन जाएगा। ऐसा हमेशा लगता है वृंदावन में जाकर। फिर इसमें बताया जा रहा है कि मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे बताया है कि कमज़ोर काया मतलब कमज़ोर शरीर वाला। यहाँ पे अब यहाँ पे जो सालिम अली हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया जा रहे हैं कि वो क्या है, बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति हैं। उम्र को क्षति मतलब 100 वर्ष का समय तक पहुँचने में थोड़े ही दिन बच रहे थे। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि सलीम अली की बहुत कमज़ोर हो गए थे, उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। अभी 100 वर्ष की उम्र तक वो पहुँचने ही वाले थे कि क्या हुआ, लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी थी। तो यहाँ पे क्या बताया है लेखक ने कि जो सालिम अली है उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, कैंसर बीमारी जो है उससे उनकी मृत्यु हुई थी। और वो बहुत लंबी क्योंकि वो पक्षी प्रेमी थे तो लंबी यात्राएं करते थे जिससे उनके शरीर थकान के कारण उनका शरीर जो था वो कमज़ोर हो गया था और उन्हें कैंसर की बीमारी हो गई थी जो उनकी मौत का कारण बनी। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद भी ही तो उतरी थी। क्योंकि सालिम अली पक्षी प्रेमी थे तो उनके पास एक दूरबीन हुआ करती थी और लेखक यहाँ कह रहे हैं कि वो दूरबीन तो उनकी मौत के बाद ही उनके गले से उतरी थी। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। बर्ड वाचर यहाँ पे सलीम अली के लिए प्रयुक्त किया गया है और इसका अर्थ हो गया पक्षियों से प्रेम करने वाला। तो यहाँ पे बताया है कि उन जैसा बर्ड वाचर मतलब सलीम अली के जैसा कोई भी नहीं हुआ होगा। लेकिन एकांत क्षणों में सलीम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। लेकिन जब वो अकेले होते थे तो उनको दूरबीन के बिना भी देखा गया है। दूर क्षितिज तक फैली जमीन के झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सलीम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसी खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। मतलब सलीम अली जो थे वो क्या थे, उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में नहीं आते थे बल्कि प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के लायक थे। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि उनके लिए क्या था, प्रकृति में हर तरफ हंसती खेलती रहस्यमय दुनिया नजर आती रहती थी। ये दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनको जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। जीवन साथी तहमीना उनकी पत्नी का नाम था तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। तहमीना जो थी वो स्कूल के दिनों में उनके साथ ही पढ़ती थी। तो जो तहमीना थी वो उनकी सहपाठी थी, स्कूल में उनके साथ ही पढ़ती थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभव के मालिक सलीम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। तो चौधरी चरण सिंह जो हैं ये उस समय ये प्रधानमंत्री थे। ठीक है, वह प्रधानमंत्री थे। मतलब जिस समय की ये बात की जा रही है उस समय चौधरी चरण सिंह ये हमारे प्रधानमंत्री थे। और साइलेंट वैली जो है ये राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान मतलब राष्ट्रीय बगीचा है, नेशनल पार्क है ये साइलेंट वैली, जो कहाँ पर है, केरल में है। ठीक है। तो ये उस समय मतलब एक दिन क्या किया, जो सलीम अली थे केरल की जो साइलेंट वैली थी
रेगिस्तानी हवा के झोंकों से उनको बचाने के लिए वो ये उनके पास चौधरी चरण जी से मिले, जो कि उस समय प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण से संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। जो चौधरी साहब थे, जो चौधरी मतलब प्रधानमंत्री थे, उनका वो भी क्या था, पर्यावरण से उन्हें बहुत लगाव था। तो जो उन्होंने बताया साइलेंट वैली के बारे में बताया उन्होंने कि साइलेंट वैली जो है अभी इस समय क्या है, खतरे में है। तो ये उनकी स्थिति को साइलेंट वैली की उस समय की स्थिति को देखकर चौधरी सिंह की आंखों में क्या हो गए, आंसू आ गए, मतलब उनकी आंखें नम हो गई। फिर उसके बाद आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो अब सोंधी माटी मतलब खुशबूदार माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। क्योंकि यहाँ पे बताया गया जो सालिम अली थे उन्हें प्रकृति से भी प्रेम था, ठीक है। तो जो चौधरी साहब थे उन्हें भी प्रकृति से प्रेम था। और बता रहे हैं लेखक कि आज तो सालिम अली भी नहीं है और चौधरी साहब भी नहीं है, तो अब कौन बचा है जो इस मिट्टी से उगने वाली फसलों के नए भारत में अच्छे से नींव रखने का, भारत की नींव रखने का संकल्प कर लेगा। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जानने वाले पक्षियों की वकालत, जीने वाले जो पक्षी हैं उनकी वकालत करेगा, ऐसा कोई भी नहीं बचा है। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो, ठीक है। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जिसका नाम था फॉल ऑफ अ सॉरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखें। यहाँ पे इन्होंने लेखक ने सालिम अली के बारे में बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे लेखक ने D.H. लॉरेंस के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। D.H. जो लॉरेंस थे ये एक अंग्रेजी उपन्यासकार थे, कवि थे, नाटककार थे, निबंधकार थे और चित्रकार थे, ठीक है। D.H. लॉरेंस की मौत जब हुई थी तो उसके बाद लोगों ने उनकी पत्नी, D.H. लॉरेंस की पत्नी का नाम था फ्रीडा लॉरेंस, तो उन्होंने उनकी पत्नी से पूछा था कि आप अपने पति के बारे में कुछ लिखें। तो फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया मतलब चिड़िया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गुरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। तो यहाँ पे यही बताया कि जब ये D.H. लॉरेंस की मृत्यु हुई थी तो उनकी पत्नी जो थी उसके बारे में पूछा, फ्रीडा लॉरेंस से पूछा गया कि भैया आप हमें बताइए, अपने पति के बारे में कुछ बताइए। तो वो बोलने लगी कि नहीं, मेरे जो पति हैं मेरी रग में समाये हैं, मेरी हड्डियों में समाये हैं, लेकिन जो मेरे पति से भी मुझसे भी ज़्यादा हम दोनों और मेरे पति और मेरे बारे में एक छत पर बैठने वाली गुरैया जो है वो हमसे अधिक जानती है। क्यों? फिर वो बोलते हैं कि वो गुरैया जो है, चिड़िया जो है वो उससे अधिक जानती है, क्योंकि जो ये D.H. लॉरेंस थे उस चिड़िया से ऐसा लगता था मानो वो मुझसे ज़्यादा चिड़िया से बातें कर रहे हो, चिड़िया से उनको ज़्यादा लगाव था, तो वो अपनी सारी बातें चिड़िया से किया करते थे। ये उनकी पत्नी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गुरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैस गिर जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। मतलब एक बार क्या हुआ था, बचपन में जो सालिम अली की एयरगन थे उससे एक गुरैया जो नीले गले वाली गुरैया थी वो क्या हो गई थी, घायल हो गई थी। और तब उन्होंने उस गुरैया को उठाया, उसकी मतलब देखभाल की और उसकी मरहम पट्टी की, और उसके बाद ही वो क्या हो गए, पक्षियों की खोज में जुट गए। इस तरह से मतलब उनके जीवन ने सलीम अली की जो जीवन बचपन में एक ऐसी यही घटना घटी थी जिस कारण जो
उनके जीवन की दिशा ही बदल दी और वह पक्षी प्रेमी बन गए। ये घटना हुई थी, इसी के कारण वह पक्षी प्रेमी बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू मतलब आइलैंड बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित है, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खुशपूरे नतीजों के साथ लौट आएंगे। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जो लोग मतलब सालिम अली को अच्छे से जानते हैं, उन्हें आज भी ऐसा लगता है कि मानो वो पक्षियों की तलाश में ही निकले हों। अपने गले में दूरबीन लटकाकर वो आज भी पक्षियों की तलाश में ही निकले हों और अभी ऐसा लगता है कि वो क्या करेंगे, पक्षियों की खोज कर अभी ही वापस जल्दी ही लौट आएंगे। तो अंत में यहाँ पे लेखक ने लिखा है, जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। मेरी आंखें नम है सालिम अली, तुम लौटोगे ना। यहाँ पे अंत में कवि ने उनकी याद में ये पंक्तियाँ लिखी हैं कि जब तक वो नहीं लौटते, तो बोल रहे हैं कि जब तक सालिम अली नहीं लौटते तो क्या हम उन्हें मान लें कि वो चले गए हैं। मेरी आंखें इस बात को सोचकर बहुत ज़्यादा नम हो गई हैं। और वो सलीम अली को कह रहे हैं, सलीम अली क्या तुम लौटोगे वापस। तो इस तरह से जो लेखक हैं सांवले सपनों की याद में सलीम अली के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। ये एक संस्मरण है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये अच्छे से पाठ समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग।